रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने। हो जाने से बोलना तो कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गया कि नहीं। होएगा ओके सर, फिर होएगा सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी लॉ का क्लास है और कंपनी लॉ पढ़ेंगे। तो सर पढ़ना क्या है? लास्ट दिन आपने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पढ़ाया था। हाँ सर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किया था और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या चर्चा करेंगे आज? आज चार्जेस बोलेंगे सर। चार्जेस सेक्शन 77 से लेके 87 के अंदर बोला गया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास का नोट्स मैंने सबको शेयर कर दिया था ना, वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का। हाँ सर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का शेयर हो गया था सभी के साथ। किसी को ऐसा है कि मिला नहीं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? अगर नहीं मिला तो फिर बोलना। हाँ, করে দিয়েছিলাম তো তথা एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। है सर। ओके, तो सर आज बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है क्या, जैसे कंपनी, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी ना थोड़ा बहुत बोला था कि जब भी कंपनी को पैसा का जरूरत होता है, बेसिकली कंपनी को क्या चाहिए होता है सर? कैपिटल। कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल, और कंपनी जब मार्केट से कैपिटल रेज करता है तो कंपनी बेसिकली, कंपनी जब मार्केट से कैपिटल रेज करता है तो फिर कंपनी, बैंक वगैरह होता है जो कंपनी को लोन देता है ना। बैंक होते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, कोई इंडिविजुअल इंसान होते हैं। हम लोग कंपनी को क्या करते हैं? पैसा देते हैं। क्यों देते हैं सर? बदले में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। बदले में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इस बात की खुशी से हम उनको दे देते हैं। अब याद है आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। हाँ, याद आ रहा है? एक सिक्योर्ड एक्सेप्टेंस होता है, एक अनसिक्योर्ड एक्सेप्टेंस होता है। मतलब हम लोग कंपनी को जब कुछ भी अमाउंट जमा करते हैं तो वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड का मतलब क्या है? सिक्योर्ड का मतलब क्या है सर? सिक्योर्ड का मतलब है कि आपका कुछ सिक्योर्ड चार्ज है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। मतलब आप लोन देते हो और कंपनी बदले में एक चार्ज क्रिएट करके देता है कि भाई इस पर्टिकुलर एसेट्स पे आपका चार्ज है। दैट मीन्स आपका हक है एक तरह का। ठीक है, इन सिंपल आपका हक है उस पे। और आप जब भी कंपनी को पेमेंट करते हो तो कंपनी आप पे चार्ज क्रिएट करता है। और वो चार्ज क्या काम पे आता है? बेसिकली सिंपल है। जैसे एक सिंपल टॉपिक आप लोग जरूर सुने होंगे, ये मॉर्गेज के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, बचपन से जरूर सुने होंगे कि लोन मिल रहा है मॉर्गेज के बिहाफ में। जैसे मानो कि आप बैंक में जाके लोन लेते हो और बैंक बोलते हैं मॉर्गेज के लिए ये ला दो। हाँ सर, मॉर्गेज पे जमीन रख दो, मॉर्गेज पे घर रख दो। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ऐसा तो होता है ना। तो एग्जैक्टली आप ऐसा ही समझ लो कि ये कुछ वैसा ही है, बट ये थोड़ा कंपनी लेवल पे है। ठीक है, मतलब जैसा मॉर्गेज पे होता है वैसा ही, सिमिलर काइंड ऑफ का। ठीक है, यहाँ पर भी मॉर्गेज होता है, कंपनी भी मॉर्गेज, वही मॉर्गेज भी इसके अंदर आ जाता है। बट यहाँ पर इसको बोलते हैं सर चार्ज। और ये चार्ज जब भी कंपनी किसी भी एसेट्स के ऊपर क्रिएट करता है किसी के नाम पे, तो वो रजिस्टर के पास, मतलब आरओसी के पास उसका डिटेल्स होना जरूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानते हो? अगर आपको किसी कंपनी को डिपॉजिट देना है और आप अगर सोचते हो कि आपको कंपनी से सिक्योर्ड लोन, मतलब लोन आप कंपनी को देना चाहते हो ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी आपको चार्ज क्रिएट कर देगा ताकि आप वो एसेट सेल करके या फिर वो एसेट को यूज कर सकते हो। सेल अगर ना भी कर पाओ, कम से कम यूज जरूर कर पाओ, ऐसा मौका कंपनी आपको बना के देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसका डिटेल्स आपको कहाँ पता चलेगा जानते हो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में। और सच में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप किसी भी कंपनी का डिटेल्स चेक कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली। आप किसी भी कंपनी का डिटेल्स चेक कर सकते हो और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखने वाले हैं। चलो सर, आज तो मैं कुछ कंपनी का लिस्ट थोड़ा बहुत सोच रहा था ये भी क्लास शुरू से पहले कि आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि कैसे काम होता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हर एक बात प्रैक्टिकली करने का कोशिश मेरा रहता है। ओके सर, चलो तो क्या प्रैक्टिकल खेल हम लोग देख पाएंगे? स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके ओके, स्क्रीन शेयर है सर, एक बार कंफर्म करना तो। हाँ सर। ओके ओके डोके, स्क्रीन शेयर है सर। रजिस्ट्रेशन ऑफ होएगा। चार्ज। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या सीखेंगे? सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है,
मीनिंग ऑफ चार्जेस, मीनिंग ऑफ चार्ज का मतलब बता दो सर, ठीक है, मतलब ये बताना पड़ेगा मुझे, मतलब बता दो, मतलब मैं बताऊंगा। ड्यूटी टू रजिस्टर, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, ठीक है, चार्ज को रजिस्टर करने के लिए आपका ड्यूटी है, सेक्शन 77 बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 78 में बताते हैं। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, ये भी बहुत वाइटल पॉइंट माना जाता है, सेक्शन 80, इसमें कुछ डेट का खेल है, जो डेट का हमें ध्यान रखना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 82 एंड 83 में कहा गया है, सेक्शन 82 एंड 83 में कहा गया है। एंड पनिशमेंट एंड रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेक्शन 86 एंड 87 में कहा गया है। वाह, ठीक है, तो चलो सर, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ कुल मिला के आसपास सेक्शन 77 से लेके ऑलमोस्ट 87 तक का सेक्शन है कंपनीज लॉ में, तो जिसका पूरा का पूरा एकदम हिसाब किताब कर लेते हैं। The law with respect to this registration of charges has been dealt in chapter 6 of the Companies Act 2013, consisting of section 77 to 87, as well as the company's registration of rule charges rules 2014. Okay, तो इसके अंदर कहा गया है, अब सवाल है सर चार्ज का मतलब बता दो सर, इतना देर से तो मैं मतलब ही बता रहा था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 of the Companies Act 2013 defines the charge as an interest or lien। क्या बोलते हैं सर? Defines charge as an interest or lien। lien समझते हैं आप लोग सर? lien का मतलब समझते हैं सर? कभी आप लोगों के साथ कभी कुछ lien क्रिएट हुआ है? किसी ने स्टॉक मार्केट से कभी आईपीओ खरीदा है? अगर अगर आईपीओ खरीदोगे, मानो कि शेयर आ रहा है ना, जैसे रिसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लियन आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो कैसे एक्सपीरियंस करोगे लियन का, मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। एक सेकेंड, से फॉर एग्जांपल चलो आईपीओ आ रहा है ना, जैसे जोमेटो का आईपीओ आने के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है। दादा बोलो। हाँ बोल। দাদা বেসিক্যালি লিয়েনটা ওটা হয় মানে ওটা একটা গ্যারান্টি দেয় কোনো একটা কিছু ফুলফিল হওয়ার। हाँ ऑब्वियसली फुलफिलमेंट का गारंटी, तो वही मैं उसी चीज का मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ कि मतलब आप आपके ऊपर लियन लगा देता है, ठीक है, मतलब अधिकार, बेसिकली एक तरह का अधिकार, हक जताना, ठीक है, कि भाई ये आपका भी नहीं है, ये मेरा है, काइंड ऑफ, ठीक है, एक लियन लगा देना। अब वही लियन का मैं বাট দাদা লিয়েন ডেফিনেটলি হ্যাজ টু বি অন আ মানে লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট, মানে এমনি ऑब्वियसली, যাতা हाँ লিয়েন। हाँ ऑब्वियसली लीगल एस्पेक्ट्स, एकदम लीगल एस्पेक्ट्स होना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब वही उसी का मैं रियल एग्जांपल से एक बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मानो कि जोमेटो का आईपीओ 14 जुलाई लेना है तो ले लो सर 72 से 76 के आसपास का प्राइस रेंज है, जिसको मिलेगा, हाँ थोड़ा लक फेवर होना चाहिए, बट जैसे मिल जाए एकदम खुशी मना लो। अच्छा बढ़ेगा सर एकदम, लिस्टिंग में गेन होगा और फ्यूचर भी अच्छा है। 14 जुलाई 2021 से लेके 16 जुलाई को आ रहा है। मिनिमम कितना शेयर लेना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 200, दैट इज 195। तो कितना हो जाता है सर 195 शेयर 72 करके या 76 करके मान लो, अपर लिमिट ही ले लेते हैं प्राइस बैंड का, तो 76 करके 195 शेयर कितना हो जाएगा सर? 76 करके 76 करके 195, 14,590। 14,820 सर, 14,820, 14,820। अब क्या होता है ना, अगर मानो कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो ना, तो जरूरी नहीं कि आपको आईपीओ मिल जाए, ठीक है, तो क्योंकि वो होता है ना सर, सब्सक्राइबर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए बहुत सारा शेयर्स में, तो थोड़ा सा ना उसमें लॉटरी चलता है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा लक फेवर होता है। बट पॉइंट इज दैट, जैसे मानो कि ये 14th को जब आ रहा है ना, 14th को जब आ रहा है इसी मंथ का, हार्डली और 4-5 दिन बाकी है, तो 14th को जब ये रिलीज होगा, तब उस टाइम पे मैंने आपने मानो एप्लीकेशन डाल दिया, आप लोग अकाउंट्स करते थे ना शेयर एप्लीकेशन का, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में, तो वही चीजें हैं सर। तो एप्लीकेशन डाला आपने 72 करके 76 करके 195 शेयर का, तो 14,820 का बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डीमैट, आपका बैंक सब जुड़ा हुआ होता है, आपका डीमैट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका बैंक सब जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन करते हो, ठीक है,
एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। अब अलॉटमेंट करेगा कि नहीं करेगा वो थोड़ा समय का बात है, ठीक है, 4-5 दिन और समय लगता है, तो उसमें देखा जाता है कि एप्लीकेशन करता है कि नहीं करता। अब होता क्या है सर कि जितना दिन तक अलॉटमेंट प्रोसीजर नहीं आता तब तक आपका जो अमाउंट है ना, जितना दिन तक इसका अलॉटमेंट आपको ना कर दे, ठीक है, जितना दिन तक आपका अलॉटमेंट बाकी रहता है, अलॉटमेंट से पहले ये जो आपका 14,820 रुपीज है, इस पे बैंक क्या करता है, लियल लगा देता है, ठीक है। मतलब ये अकाउंट आप ये बैलेंस जो होता है ना आपके बैंक अकाउंट में, जो भी टोटल बैलेंस होगा, ठीक है, अगर 50,000 है तो आपका बैलेंस 50,000 से घटा के दिखाएगा। लेकिन मजा का बात है ये पैसा अभी तक डेबिट नहीं हुआ, लियन लगा है। मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये 14,820 14,820 का जो अमाउंट है, जो आपने शेयर के लिए, जोमेटो के शेयर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एप्लीकेशन मनी में जब आप पैसा देते हो ना तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, बट अलॉटमेंट जब तक नहीं होता है तब तक आपका ये पेमेंट डेबिट नहीं होगा बैंक अकाउंट से। उतना दिन के लिए आपका जो भी बैंक हो वो ये 14,820 अमाउंट को क्या दिखाएगा, लियन बोल के दिखाएगा। इस पे लियन लगा हुआ है, मतलब इस पे अभी आपका हक नहीं है। किसका हक है इस पे अभी, किसका अधिकार है सर इस पे अभी, बैंक का, या फिर जो कंपनी का आपने शेयर एप्लीकेशन डाला उसके थ्रू से, बैंक के थ्रू से वो अधिकार जता के रखा है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डाला। अगर बाई चांस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, देन वो क्या करेगा, ये लियन को हटा देगा और आपके अकाउंट में फिर से ये अमाउंट डाल देगा। आप ऑब्वियसली क्या चाहोगे कि अमाउंट डेबिट हो जाए, मतलब आपके अकाउंट से पैसा काट जाए ताकि आपको शेयर मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपको शेयर नहीं देता तो फिर वो फिर से इसको आपके अकाउंट में वापस रिक्रेडिट कर देगा, और ये लियन जो है दोनों केस में हट जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए तो भी हट जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए तो भी हट जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 7 दिन के आसपास का टाइम का एक ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर ये प्रोसेस चलता है। तो ऐसा लियन आपको हर चीज में देखने को मिलता है। ये मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल्स बोला आपको, ये मैंने आपको वन ऑफ द एग्जाम्पल्स बोला लियन का। आप लोगों को समझ में आया सर? तो बेसिकली वो पैसा आपका था, वो पैसा आपका था जिसमें बैंक या कंपनी ने लियन लगा के रखा था, और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफिस अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। इसके अंदर मॉर्गेज को भी रखा गया है सर, जिस मॉर्गेज के बारे में सुन सुन के हम लोग बड़े हो गए बचपन से। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि मॉर्गेज दे के लोन लिया है, जमीन मॉर्गेज है, मॉर्गेज छुड़वाना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। बेसिकली चार्ज क्या हो गया, बेसिकली चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन। इट इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी। इट इज charge is an interest or lien. It is created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both. It is created as security for permanent repayment of loan. सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब आपने कंपनी को कुछ अमाउंट दे रहे हो और बैंक, अगर कंपनी आपको वो रीपे नहीं कर पाता है तो फिर आपके लिए वो सिक्योरिटी का काम करेगा, तो फिर उस एसेट पे आपका अधिकार हो जाएगा। और जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो क्या होगा, तब तक वो लियन बोल के रहेगा। चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज, चार्ज के अंदर क्या आता है सर, मॉर्गेज भी आता है, याद रखिएगा। चलो सर थोड़ा बहुत और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। कहते हैं सर वेन एवर ए कंपनी बोरोज मनी, वेन एवर, जब भी कंपनी मनी बोरो करता है बाय वे ऑफ लोन, किस तरह से लेता है, लोन के थ्रू से, इंक्लूडिंग टर्म लोन। हाँ सर, टर्म लोन मतलब बेसिकली नॉर्मल जो पीरियडिक लोन होता है ना, 1 साल 2 साल 6 महीना 5 साल जो भी होता है, टर्म लोन तो होता है। और वर्किंग कैपिटल लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स कैसे होते हैं, जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो उनको तो थोड़ा और ज्यादा कनेक्टेड लगेगा। वर्किंग कैपिटल वर्ड इज वेरी वेरी कनेक्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली डे टू डे बिजनेस करने के लिए बिजनेस को लोन चाहिए होता है, और वैसा लोन को क्या लोन कहते हैं सर, वर्किंग कैपिटल लोन। जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो, प्रियोतमा, रोशनी, ज्योति, क्या आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ क्योंकि हम लोग फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल ही पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं बोला, सर। ठीक है, ओके। तो टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और एनी अदर पर्सन्स by offering its property or assets as security, a charge is created on such property or assets in favor of the lender। तो बेसिकली लेंडर मतलब जो लोन दे रहा है उसके फेवर में कंपनी क्या करेगा, चार्ज क्रिएट कर देगा। सच एज चार्ज इज कंपल्सरी, सच ए चार्ज इज कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। अब ये जो चार्ज क्रिएट करेगा ना,
ये चार्ज रजिस्ट्रेशन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मतलब कंपनी जिस भी लेंडर के नाम पे, जो बैंक कंपनी को लोन दे रहा है, उसके नाम पे अगर कोई चार्ज क्रिएट करता है, लाइक मॉर्गेज क्रिएट करता है, इन सिंपल चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। अगर किसी के ऊपर कोई मॉर्गेज क्रिएट करता है तो सच ए चार्ज इज कंपलसरी रजिस्ट्रेबल अंडर द provisions of Companies Act 2013 in accordance with chapter 6 and the rules made in this regard। जो भी रूल्स इसके हिसाब से बना हुआ है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस आप लोगों को याद होगा, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पढ़े थे। मतलब सर, मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब अगर कह दिया तो सबके लिए है, अगर किसी ने ना भी पढ़ा है तो भी उसके लिए भी है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझते हो ना, सिंपल बात है। अगर सपोज मानो जैसे गवर्नमेंट जब कोरोना के लिए नोटिस निकालता है, तो कोरोना में नोटिस ऐसे निकलते हैं ना गवर्नमेंट के थ्रू से, गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं उनके थ्रू से, कि कोरोना के कोविड के कारण सब कुछ लॉकडाउन रहेगा, दुकान पाट बंद रहेगा। अब मानो कोई है जिसका मतलब दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो महीने में एक बार नींद से उठता है और फिर मार्केट चला जाता है जिस टाइम पे सब कुछ ऑफ है, और पुलिस उसको आके उठा के लेके चला गया। फिर उसको बोलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं तो मार्केट निकला, क्योंकि वो तो एक महीने तक सोता रहा कुंभकर्ण की तरह, या तो फिर कान में डाल के सुन रहा था, पता नहीं क्या सुन रहा था, भजन सुन रहा था कि कोई रैप सुन रहा था, बट उसको आसपास के दुनिया का खबर नहीं है। अब वो जाके बोलता है कि मार्केट चला गया और मार्केट में पुलिस उसको लेके चला गया, और फिर बोलते कि आप रूल तोड़े, आपको जेल में डालेंगे। फिर वो बोलते भैया मेरे को तो पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने कब क्या बोला। तो क्या वो ऐसे बोल सकता है सर कि मैंने तो पता ही नहीं? हाँ, सच में उसको पता नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं, कोई नोटिस नहीं पढ़ा। तो क्या वो ऐसा बात कर सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा तो फिर मुझे जेल में मत डालो? नहीं हाँ सर, सर। ऐसा कैसे होगा? एग्जैक्टली exactly। इसलिए ऐसा नहीं बोल सकता वो, बिकॉज ये कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस है। ठीक है, मतलब आप नहीं पढ़ोगे फिर भी मान लिया जाएगा कि आप पढ़ चुके हो। सर, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है ना, कि आपने पढ़ा नहीं फिर भी आप बोलोगे कि मान लेंगे कि पढ़ लिए। हाँ सर, देखो वही मजा है सेक्शन 80 में, और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा सर। देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी देखो मजा क्या आने वाला है। ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड अंडर विद द रजिस्टर्ड और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो भी चार्ज है वो रजिस्टर्ड होने से ही वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, मतलब कोई भी चेक कर सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब एनी वन कैन व्यू, कोई भी उसको इंक्वायरी करके देख सकता है। आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। क्या अभी देख सकते हैं सर? अब भी देख सकते हैं, दिखाएंगे, रुको। दिस मीन्स दैट एनी पर्सन हु विशेस टू लैंड मनी, अगर आपको किसी कंपनी को लोन देना है टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी, आप बदले में सिक्योरिटी लेना चाहते हो ऑफ सच प्रॉपर्टी, और बाय इट कैन रेफर टू द एमसीए पोर्टल। आपको जाना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोर्टल में एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन दैट एसेट्स। अगर आप कंपनी को लोन देना चाहते हो दे दो, सिक्योरिटी लेना चाहते हो तो चेक करके देखो कि भाई कंपनी के एसेट्स में किसके किसके कौन सा एसेट्स में ऑलरेडी सिक्योरिटी दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। सर, एक एसेट्स पे अगर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है तो क्या सेम एसेट पे आप भी चार्ज ले सकते हो? मानो कि अदानी में मानो कि अदानी पे मैंने अदानी को कुछ लोन दिया, ठीक है। जैसे अदानी पोर्ट का बहुत सारा लोन होता है, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हो दे नो। है सर? रोशनी, प्रिया को भी पता है, प्रिया ज्वाइन नहीं किया होगा शायद, है दादा। है ना। बहुत लोन है अदानी का, तो बहुत सारा लोन है इसका, तो फिर लोन है तो फिर ऑब्वियसली चिंता भी है कि भाई पता नहीं बिजनेस के पास मुझे सिक्योरिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मानो कि मैंने अदानी को कुछ लोन देके रखा, अब जो मतलब या फिर किसी बैंक ने लोन देके रखा, और उसके ऊपर अदानी ने क्या किया, चार्ज क्रिएट करके रखा। ठीक है, ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, यहाँ पर डेटा में सब कुछ ये भी बता के रखा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अदानी आपको बोल के रख रहा है, मतलब अदानी की जब आप लोन देने जा रहे हो तो अदानी आपको बोल रहे ठीक है आपको भी सिक्योरिटी दे देंगे। तो अदानी अपना कोई एसेट्स है जो आपको मॉर्गेज करके दे दिया, भाई जाओ, अगर बाई चांस मैं लोन नहीं वापस कर पाया तो फिर ये एसेट्स पे आपका अधिकार है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा ही नहीं कि जो एसेट्स आपको वो चार्ज आपके अगेंस्ट में कर रहा है, वो एसेट्स पे ऑलरेडी किसी का चार्ज क्रिएट किया हुआ है। सर, अब बाद में आप फंसोगे तो आपका लॉस भी होगा अगर कंपनी आपको रीपे नहीं करेगा तो ये गलती कंपनी का है कि आपका है? सर, ये गलती आपका है कि कंपनी का है?
আমার सर ये गलती आपका है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एसेट्स आप पे चार्ज बनाया जा रहा है वो एसेट्स पे किसी और का चार्ज पहले से क्रिएटेड है या नहीं। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? सर पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। देखो एकदम पता चल जाएगा। इफ देर इज एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन द एसेट, प्लीज रिमेंबर दैट एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है डीम्ड। वेट करो मैं दिखाता हूँ। डीम्ड नोटिस मीन्स, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है डीम्ड। डीम्ड मतलब क्या? लो मान लिया हमने, है ना, मतलब मान लेंगे, गवर्नमेंट बोलेगा मान लेंगे। नोटिस मीन्स नॉलेज, डीम्ड नॉलेज। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है डीम्ड नॉलेज। दिस मीन्स even though third party has not referred to the public document, he would still be considered। third party को public document के बारे में रेफर नहीं किया गया, वो रेफर खुद भी नहीं किया, he would still be considered or deemed to have seen it। this is because of deeming provisions created a legal fiction। this principle is contained in section 80, which states that where any charge is registered under section 77, any person acquiring such property, assets, undertakings as or part thereof of any share or interest therein shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration। मतलब ये मान लेंगे कि जब से वो कंपनी का एसेट्स रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, और अगर बाद में कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर चार्ज बनाने का सोच रहा है, ऑलरेडी वो एसेट चार्ज है कि नहीं है इसका डेटा तो वो खुद ही चेक कर सकता है। सर कैसे चेक करेगा? चलो सर जाते हैं। कहाँ सर? सर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट? हाँ सर, हाँ ओके। अगर आप थोड़ा सा URL पे देखो क्या लिखा है, MCA पोर्टल व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस। तो मैंने गूगल पे ही लिखा था क्योंकि इतना सारा डिटेल्स इसके अंदर होता है। ऐसे तो माई सर्विस के अंदर आता है। क्या आप लोगों को माई सर्विस दिख रहा है? माई सर्विस पे आप देख सकते हो DSC सर्विस, डीन सर्विस, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के अंदर क्या आप लोगों को व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस दिख रहा है सर? हाँ सर, व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस। हाँ ब्लिंक कर रहा है देखो। ये इंडेक्स ऑफ चार्जेस में जाने से आपको किसी भी कंपनी का डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए पहले से रेडी करके रखा था, आप देख सकते हो। ये जैसे मैं आपको अदानी पोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, यू कैन सी इट, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी का नेम है, और कंपनी का CIN नंबर आपको जरूरी है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? इंडेक्स ऑफ चार्ज का ये एरिया दिख रहा है ना, जिसमें कंपनी का नाम भी है और कंपनी का CIN नंबर भी है। हाँ सर, दिख रहा है? यस और नो? हाँ सर। सभी को दिख रहा है ना? देख पाना जरूरी है सर। फिर से मैं दूसरा कंपनी को भी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये रहा कंपनी का CIN नंबर और ये रहा कंपनी का नाम, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके बारे में अभी हम लोग एनुअल रिपोर्ट भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये यही वाला कंपनी है जिसका हम लोग रिपोर्ट भी देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एनुअल रिपोर्ट। अब इसी का मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इसके बिजनेस पे जो एसेट्स है उस पर चार्ज लगा हुआ है, अगर कंपनी ने किसी लोन लिया है। ऐसे इसका लोन बहुत है, ठीक है, जस्ट चेक किया, बहुत सारा है सर, बहुत सारा है। बहुत सारा चार्जेस बना हुआ है। लुक हियर, सीरियल नंबर 1 SRN चार्ज आईडी देखो 1004 समथिंग चार्ज आईडी। चार्ज होल्डर का नेम देख रहे हैं सर आप लोग? IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड, डेट ऑफ क्रिएशन 31 मार्च 2021, हाल ही का है, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। अमाउंट देखो सर, मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 30 करोड़ या 300 करोड़। कितना है सर? कितना जीरो काउंट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7, 300 करोड़। 300 करोड़। 300 करोड़। इसमें कितना करोड़ दिख रहा है? 1 2 3 4 दादा 5। 300 हाँ, ये सेकंड वाला, ये भी IDBI ट्रस्टीशिप के ऊपर बना हुआ है 30 मार्च 2021 पे। देखो मोस्ट प्रोबेबली ওটা 13 करोड़। 1 13 करोड़ है ये।
नहीं सर, 130 करोड़, 130 करोड़ है। दाঁড়াও, ठीक है, काउंट करके बताओ। 130 करोड़, 9টা জিরো আছে। 9 जीरो है तो फिर 1300 करोड़ हो जाएगा। 130 1300 करोड़ हो দাদা जाएगा। একটু কার্সারটা জিরোর নিচে রাখো না। হ্যাঁ 9টা জিরো আছে। तो फिर 130 करोड़ 1300 करोड़ है, ये 500 करोड़ है। ऐसा एक चीज देखो सर, कौन सा एड्रेस का अमाउंट उसका मॉर्गेज में दिख रहा है सर, देखो एशियन बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर 17 आर कमनी मार्ग बला मार्ग बलार्ड एस्टेट मुंबई, ठीक है, जो भी हो आई डोंट नो, ये भी सेम टू सेम एड्रेस है, एशियन बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर 17 आर, ठीक है। इस तरह का एड्रेस के थ्रू से इतने का अमाउंट का चार्ज क्रिएट एड्रेस किया। मतलब किसके एड्रेस है? एड्रेस मतलब कंपनी का बिल्डिंग का एड्रेस है ये सब, जो अदानी का? हाँ अदानी का, ठीक है। ये सब बिल्डिंग एड्रेस कंपनी का, इस पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू से ये सब चार्ज क्रिएट किया हुआ है। आपको दूसरा एड्रेस भी मिल जाएगा, ये देखो, कहीं पर ग्राउंड फ्लोर है, कहीं पर सेकंड फ्लोर है, ये देखो एक्सिस बैंक के नाम पे, एक्सिस बैंक के नाम पे देखो 28 जनवरी 2021 का, मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 2 3 4 5 6 7 52 करोड़ का है एक्सिस बैंक के नाम पे। एक्सिस बैंक लिमिटेड का लोन के ऊपर सेकंड फ्लोर 3rd I1 नियर पंचवटी क्रॉस सीजी रोड अहमदाबाद, ठीक है। इस तरह से आपको आईडीबीआई एक्सेस इधर और भी है, पुराना भी बहुत सारा है। ये देखो कुछ चीजें मॉडिफाई हो गया, कुछ चीजें अभी अमाउंट कुछ नहीं है। ये देखो बैंक ऑफ इंडिया का 2001 का था डेट ऑफ क्रिएशन, कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांच एड्रेस था अहमदाबाद, आईडीबी बैंक ऑफ इंडिया का, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस का अभी भी है कुछ, ठीक है। ये अमाउंट दिख रहा है, डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन 2025 में सेटिस्फाई हो चुका है, ओके, सेटिस्फैक्शन हो चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो सर कि किस तरह से कौन सा एसेट्स पे कौन सा एड्रेस पे कंपनी का चार्ज क्रिएट किया गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सर दूसरा कंपनी सर्च करना चाहते हो? चलो सर दूसरा कंपनी सर्च करते हैं। बोलो सर कौन सा कंपनी सर्च करना चाहोगे, नाम बताओ बस। अदानी देखा, दूसरा कोई भी कंपनी का नाम बताओ जिसका आप चार्ज देखना चाहते हो। रिलायंस देखना चाहते हो, जोमेटो देखना चाहते हो? हाँ सर चलो जोमेटो दिखाते हैं। जोमेटो का क्या नाम है, जोमेटो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ सर, या जोमेटो लिमिटेड? अरे जो आ रहा है जोमेटो आईपीओ जो आ रहा है जोमेटो लिमिटेड ना, या जोमेटो फूड्स, क्या आ रहा है सर? फूड्स आ रहा है। फूड्स है, ओके चलो देखते हैं कि इसके नाम पे क्या चार्ज क्रिएट किया है ऑलरेडी है। जोमेटो, जोमेटो फूड्स, अच्छा जोमेटो सिर्फ जोमेटो करते हैं, जोमेटो लिमिटेड ऑटोमेटिकली कंपनी का सीआईएन नंबर पुट कर देता है एमसीए, आपको बस यहाँ पर ये वाला पुट करना है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है सर बैक कर लेते हैं। अच्छा मैं दूसरा एक कंपनी का देखता हूँ, रुको, जोमेटो फूड ही दिखाता हूँ, उसका कुछ था नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। जोमेटो, দাদা এখানে দেখাচ্ছে গেস্টস আর ওয়েটিং ইন দ্য লবি, একবার দেখো তো। कौन है लॉबी में? नहीं कोई तो है नहीं। शुभो आया है मुझे, मैंने देखा। शुभो, হ্যাঁ দাদা। আছিস তো? হ্যাঁ আছি। ওকে ওকে, আমরা এখন চার্জ দেখছি, কার কোন অ্যাসেটসে কি চার্জ ক্রিয়েট আছে সেগুলো দেখছি আমরা, এটাই আমাদের আজকের টপিক। আই ও এন সি এল ই এস,
कुछ गलत हो रहा है। EAGPILG नो चार्जेस एग्जिस्ट फॉर कंपनी जोमेटो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जोमेटो के नाम पे कोई चार्जेस क्रिएट नहीं है। आप समझ रहे हो ना सर? रिलायंस कम्युनिकेशन जो लूट चुका है उसका जरूर होगा। हाँ सर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। सर आप लोग देख रहे हो ना सर, मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज देख रहा हूँ सर कि किस कंपनी के नाम पे क्या चार्ज क्रिएट हुआ है, कौन सा एसेट चार्ज पे लगा हुआ है। हाँ सर, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखो, हाँ सर। मेरा एजम्पशन एकदम सही निकला। रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम पे बहुत चार्जेस क्रिएट किया हुआ है, बहुत भयंकर भयंकर लोन का अमाउंट है। 15/9/2018 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ज होल्डर का नेम कौन है? स्टेट बैंक का है, यस बैंक है। अमाउंट देखो सर, स्टेट बैंक का अमाउंट देखो। स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन ग्रुप, ठीक है, एसेट स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन ग्रुप, 21st फ्लोर, मेकट टावर, ई, कॉफी पर डे, मुंबई, काफी पैरेड मुंबई। ठीक है, अमाउंट देखो, 1 2 3 4 5, अरे बाप रे बाप, कितना हो जाएगा सर? 400, 462 करोड़, नहीं उससे भी ज्यादा। ऑलमोस्ट 4624 करोड़ 265 लाख, ऐसा कुछ अमाउंट आ रहा है। आप समझ सकते हो सर, मतलब ऑलमोस्ट 46 हाँ लाख करोड़, कत 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़, 46 लाख हो सकता है, कुछ मेरे आंख से कुछ मिस हो रहा है। अच्छा, नीचे नीचे वाला तो दिख ही सकते हो आप लोग, 391, 1 2 3 4 5 6, हाँ 391 करोड़ ऑलमोस्ट। इस तरह से एक्सिस ट्रस्टी के नाम पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे बहुत सारा लोन है इसका। ये तो लोन के कारण ही डूब रहा है, पुराना भी डेटा है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग आज का चैप्टर क्या है और इस चैप्टर का मतलब क्या है। हाँ सर, समझ रहे हो ना सर सभी कोई? बोलो। আরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? है दादा। ऐसा, तो बेसिकली कंपनी जब लोन दे रहा है कि ले रहा है? हाँ सर, लोन ले रहा है, लोन दे ले नहीं रहा रहा है। है। कंपनी लोन ले रहा है। तो जब कंपनी लोन ले रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए या नॉर्मल कैपिटल के लिए, तो कंपनी क्या कर रहा है, उसके रिगार्डिंग चार्ज क्रिएट कर रहा है कि भाई सिक्योर्ड लोन के लिए चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं लोन ना दे पाऊँ तो मेरा ये एसेट आपका, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन किस तरह का आपका, मतलब आपका बोलने से ही आपका नहीं हो जाता, पापड़ बेलना पड़ता है। वेट सर, the principle is contained in section 80, which states that where any charge is registered under section 77, any person acquiring such property, assets, undertaking or part thereof, or any share or interest therein shall be deemed to have notice of charge from the date of such registration. Thus, every person proposing to deal with a company should verify, जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है लोन का with a company, should verify whether the asset has any charge by going through the record of charges मेंटेन एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कंपनी का रजिस्टर में भी देख सकते हो बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शंस, और आप एमसीए के साइड में उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे हमने कर रहा था हम लोग इतना देर से। एमसीए के साइड में हम लोग वेरीफाई तो कर रहा था रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम पे, अदानी पोर्ट के नाम पे। हाँ सर, ये देखो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। इन केस ही एंटर्स इनटू ए ट्रांजैक्शन विदाउट मेकिंग, अगर किसी ने भी ट्रांजैक्शंस पे चला गया कंपनी के साथ विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी एंड लेटर ऑन सफर्स अ लॉस बिकॉज ऑफ चार्ज, he cannot claim the loss from the company, for it shall be deemed that he had notice of charge। ये मान लिया जाएगा। आपने पढ़ा नहीं, ये कोई बहाना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना सर? वही कोविड वाला कोविड में लॉकडाउन किया और किसी ने एक महीने का जो कहानी मैं बता रहा था कुछ मिनट पहले, ये बहाना नहीं बन सकता। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये इसका मतलब यही है कि आपने भी पढ़ा है, ये मान लिया जाएगा।
you will appreciate that compulsory registration of charges also act as a method of preventing company from offering some same asset as security to borrow funds fraudulently from a different lender. एक ही assets को आप बार बार अलग अलग लेंडर पे नाम घुमा के नहीं ले सकते. एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा क्लैरिटी दिखेगा. विष्णु मार्केटिंग केस स्टडीज टाइप से, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा. विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ऑब्टेन टर्म लोन, क्या ले रहा है सर? टर्म लोन ले रहा है. कितने का? 50 लाख का. फ्रॉम बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड बाय क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग. जैसे आप लोग वहां देख रहे थे ना, ऑफिस बिल्डिंग को ही चार्ज में बना के रखा था अदानी, फिर आपका रिलायंस कम्युनिकेशन, वैसा ही विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ऑब्टेन ए टर्म लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड बाय क्रिएटिंग ए चार्ज one of its office buildings and the charge was duly registered. charge जो है वो duly registered है. later on if the building is sold to नीरज, बिल्डिंग बाद में नीरज को सेल किया जा रहा है, बेच भी गया, he is deemed to have notice of such charge. किसको? नीरज को पता होना चाहिए. deemed मतलब अगर नीरज को नोटिस मिला ना मिला, नीरज ने नोटिस पढ़ा ना पढ़ा, नीरज को नोटिस मिला या ना मिला, नीरज ने नोटिस पढ़ा या ना पढ़ा, ये मान लिया जाएगा. इन द अदर वर्ड्स इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, मान लिया जाएगा दैट नीरज न्यू बिफोर हैंड दैट द बिल्डिंग वाज मॉर्टगेज टू बैंक फॉर ऑब्टेनिंग ए लोन. ये तो हम लोग आमतौर पे भी देखते हैं. आप एक घर लेने जा रहे हो जिस घर पे ऑलरेडी लोन चल रहा है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आपसे बड़ा बुद्धू कौन है? तो प्रॉपर पेपर वर्क चेक इसीलिए तो करना पड़ता है. अरे मैं सही बोल रहा ना कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अगर पहले से, मतलब इसको बोलते हैं ना डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है और फिर भी वो प्रॉपर्टी आपको बेचने का बात कर रहा है, मतलब दाल में कुछ काला नहीं है. हाँ सर. हाँ सर. तो वही, दाल में काला है कि नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. ही कैनॉट प्लीड अगेंस्ट, अब इसके अगेंस्ट में आप कुछ भी प्ली नहीं कर सकते. ये आपका जिम्मेदारी था कि आपको फाइंड आउट करना चाहिए था. Such presumptions by contending that he did not know about the charges if he suffers loss at a later date because of the mortgage, ये उसका प्रॉब्लम है, वो कुछ बोल नहीं सकता. टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज में भी फिक्स्ड हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है. मजेदार पॉइंट है सर. चार्ज फिक्स भी हो सकता है, चार्ज फ्लोटिंग भी हो सकता है. ओके, अब फिक्स चार्ज क्या है? A fixed charge is a charge on specific assets of the borrowing company. Is a charge on specific assets of the borrowing company. मतलब जो बोरो कर रहा है कि बोरो दे, मतलब बोरो कर रहा है बेसिकली, है ना. These assets are of permanent nature. जैसे कि क्या दे सकते हो? फिक्स है तो फिर फिक्स ही दोगे ना. जैसे लैंड बिल्डिंग चार्ज पे लगा सकते हो, ऑफिस प्रीमाइसेस. आपने देखा अभी कितना सारा डेटा यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे, कहाँ चला गया सर? ये सब, ये रिलायंस कम्युनिकेशन का है, ये सब हम लोगों ने रिलायंस कम्युनिकेशन का देखा. और भी किसी भी कंपनी का आप ढूंढ सकते हो. जस्ट व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस पे जाओ और डिटेल्स चेक करो एमसीए के साइड में जाके, आपको पता चल जाएगा कि किस कंपनी के नाम पे क्या चार्जेस बना हुआ है, एवरीथिंग. तो बस यही पढ़ रहे हैं. तो फिक्स चार्ज इज चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी. दिस एसेट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर like land building, office premises, machinery installed by the company and the like. Further, these assets are identified at the time of creation of charge. A fixed charge is usually created by way of mortgage or deposits of title deeds. Title deeds मतलब वो आपका है जिसके नाम पे है, उसका डीड्स होना चाहिए, पेपर्स. ठीक है, डीड मतलब जो रजिस्ट्रेशन पेपर होता है जिसके ऊपर होता है कि भाई हाँ ये इसके नाम पे है. पेपर्स ही तो होता है ना जिससे पता चलता है कि ये जमीन मेरा है कि नहीं है. जमीन थोड़ी ना पकड़ के रखते कि ये मेरा है, उसका पेपर्स होने से ही वो आपका है. Exactly. When a charge is created on such asset, the charge remain fixed and the borrowing company is not permitted to sell such assets, though it may use them. Point to be noted, sir. When a charge is created on such assets, the charge remains fixed. अगर आप ऐसे assets पे कोई भी कंपनी चार्ज क्रिएट करता है तो वो चार्ज फिक्स रह जाता है. And the borrowing company जो लोन ले रहा है is not permitted to sell such asset, though it may use them. आप उस पर्टिकुलर एसेट्स को सेल नहीं कर सकते जब तक उस एसेट का चार्ज चल रहा है, बट हाँ आप उसको यूज कर सकते हो. पॉइंट समझ में आया सर? जैसे अदानी ने अगर अपना कोई एसेट्स मॉर्गेज में रखा या रिलायंस ने अगर अपना कोई एसेट्स मॉर्गेज में रखा, तो वो एसेट वो यूज कर सकता है बट उसको सेल नहीं कर सकता. सेल करेगा तो सेल करने से पहले उसको पूछना पड़ेगा किससे? चार्ज होल्डर को. एसेट्स अंडर फिक्स चार्ज कैन बी सोल्ड ओनली विद द परमिशन और कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर. जो जिसके नाम पे चार्ज क्रिएट किया गया है उसके परमिशन पे ही आप कर सकते हो. और वो भी परमिशन ऐसे तो नहीं दे देगा. उसका लोन है, किसी का 300 करोड़, किसी का 500 करोड़, किसी का 1400 करोड़.
हाँ आप देख रहे थे। फिक्स चार्ज इज वैकेटेड, फिक्स चार्ज को वैकेट किया जाएगा। when the money borrowed against the asset subject to fixed charge is repaid in full, जब पेमेंट फुलफिल हो जाए तो चार्ज भी हट जाएगा। क्या सर बोलो, क्लियर है फिक्स चार्ज? हाँ सर, अरे बोलो हाँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? Sir, हाँ सर बोलो, साउंड है ना मेरा? when a charge is created on such asset, हम्म, line एक बार बताओ ना, कौन सा सर, समझा नहीं। कौन सा लाइन सर? when a When a charge is charge is हाँ, created on such asset the charge remains fixed and the borrowing company is not permitted to sell such asset। मतलब अगर किसी एसेट पे चार्ज बना हुआ है, जैसे आप लोगों ने अभी देखा ना, जैसे मानो कि जब मैंने अदानी का चेक किया या रिलायंस का ही देख लो, इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15 सितंबर को चार्ज क्रिएट किया हुआ है। एक्सिस यस बैंक के नाम पे 391 करोड़ का एसेट किया गया है, ठीक है। 9th फ्लोर नेहरू सेंटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर एनी बेसेंट रोड, ओरली मुंबई, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एसेट्स इनके नाम पे चार्ज क्रिएट किया गया है, ये एसेट किसका है? ये एसेट रिलायंस कम्युनिकेशन का है, ठीक है। इसका जिसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 391 करोड़ के आसपास का लोन यस बैंक ने रिलायंस को देके रखा है। अब सवाल है कि ये जो एड्रेस है, ये पर्टिकुलर एड्रेस अगर रिलायंस कम्युनिकेशन चाहे तो बेच नहीं सकता जब तक चार्ज रहेगा। बात समझ में आया? The borrowing हाँ, company is not permitted to sell such asset though it may use them। आप उसको यूज कर सकते हो, बट आप अपना एसेट बोल के उसको सेल नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें तो चार्ज क्रिएट है ना सर, वो तो सिक्योर्ड चार्ज बना हुआ है उसमें यस बैंक का। तो फिर जो आप अगर सेल करोगे तो फिर यस बैंक को पूछ के करना पड़ेगा। यस बैंक आपको परमिशन दे तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये चार्ज कब हटेगा? जब पेमेंट फुलफिल हो जाएगा। आपने यस बैंक से 391 करोड़ लिया था, आपने पेमेंट फुलफिल कर दो तो वो पर्टिकुलर जो चार्ज क्रिएट हुआ था वो चार्ज भी चला जाएगा। नहीं हुआ सर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर क्लियर। ओके, अब फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है सर? फ्लोटिंग चार्ज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स व्हिच आर फ्लक्चुएटिंग नेचर और चेंजिंग इन नेचर लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर। सर ये तीनों चीज चेंजेस होता है कि नहीं होता? क्या बिजनेस में रॉ मटेरियल फिक्स्ड होता है? क्या बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड नहीं फिक्स्ड सर, होता है? क्या बिजनेस का डेटर फिक्स्ड होता है सर? हाँ, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, ये सब फिक्स नहीं होता, ये सब तो फ्लोट करता रहता है। And the like, the assets under floating charge keep on changing because the borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods for sale। जो कंपनी लोन ले रहा है वो अपना ही करंट एसेट्स जो है सर उसको चार्ज पे लगा सकता है। हाँ सर लगा सकता है, लाइक रॉ मटेरियल को, स्टॉक इन ट्रेड को, डेटर को चार्ज पे लगा सकता है। सिंपल बात है सर, कंपनी के पास 500 करोड़ का डेटर है, आप किसी से 500 करोड़ का लोन लेके रखा, पॉइंट टू बी नोटेड सर। आप किसी से 500 करोड़ का लोन लेके रखा, ठीक है, और आप अपना डेटर जो है उसको चार्ज पे लगा दिए। किसके अगेंस्ट में? 500 करोड़ का लोन के अगेंस्ट में। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 500 करोड़ का, से फॉर एग्जांपल 3 साल का टाइम है 500 करोड़ रिपे करने का, 3 साल के अंदर अगर आप 500 करोड़ रिपे नहीं कर पाया तो ये पर्टिकुलर डेटर किसका हो जाएगा? जिसने आपको लोन दिया था उसका हो जाएगा। सर एक सवाल है सर, अगर डेटर तो चेंज होता रहता है, अब कैसे पता कि सर वो डेटर 500 करोड़ ही रहेगा या 300 करोड़ हो जाएगा या 700 करोड़ हो जाएगा? वो डिपेंड करता है सर बिजनेस टू बिजनेस। फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट किया जा सकता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा, ठीक है। लेकिन सर एक सिचुएशन है जब फ्लोटिंग चार्ज भी फिक्स में बदल जाते हैं। सर कब सर? वेट एंड वॉच। रिटेल शोरूम विल कंटेन न्यूमरस आर्टिकल्स। एक शोरूम है जिसके पास अलग अलग आर्टिकल्स है जो वो सेल करता है। द ओनर ऑफ द शोरूम माइट हैव बोरोड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज गुड्स इन द शोरूम। शोरूम में जो पड़ा हुआ है उसको सिक्योरिटी में डाल के उसने लोन लिया, बट ही मे स्टिल सेल और अदरवाइज डील विद देम। मतलब आपने उसी को लोन, मतलब जो भी वगैरह आपका सेल करने के लिए है उसी को मॉर्गेज पे रख के आप उसको लोन लेके रखे हो,
तो सवाल ऐसा है तो फिर उसको बेच कैसे सकते हो, बट हाँ कर सकते हो ना, फ्लोटिंग चार्ज है, जिस चीज को आप मॉर्गेज रखे हो उसको भी सेल कर सकते हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बायर विल गेट इट फ्री ऑफ द चार्ज। जो बायर जो है सर, मतलब बायर मतलब जो लोन लिया है, ठीक है, द बायर विल गेट इट फ्री ऑफ द चार्ज। अब ये फ्री ऑफ द चार्ज तो उसका है, मतलब क्योंकि ये फ्रीली चलता है, अब ये फ्री ऑफ द चार्ज को फिक्स में बदल सकते हैं। वेट, in case of a company with manufactures leather goods, the raw material in the form of leather which is subject matter of floating charge, raw material क्या हो गया, leather हो गया, may be used to manufacture leather goods without seeking any permission from the lender। अब lender से कोई permission नहीं लिए, विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द लेंडर, आप आराम से उस लेदर को यूज करोगे और लेदर का जो भी प्रोडक्ट है वो आप बेचोगे। Thus, unlike a fixed charge, the assets offered as security by the company can be dealt with by the company in the ordinary course of business. The buyer of the asset will get it free of charge. But when creditor enforce the security or the company goes into liquidation, अगर by chance creditor enforce करता है, और creditor मतलब जिसने लोन दिया था, सिक्योरिटी मतलब कंपनी अगर लिक्विडेशन पे जाता है, सर लिक्विडेशन पे जाने का मतलब कंपनी बंद होना, द फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम अ फिक्स चार्ज। कंपनी बंद होने को है, कंपनी का बिजनेस बंद होने को है, ऐसे सिचुएशंस में आपका जो फ्लोटिंग चार्जेस था क्या वो फिक्स में बदल नहीं जाएगा? एंड ऑल द एसेट्स अवेलेबल ऑन दैट डेट, पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एसेट्स अवेलेबल रहेगा एंड विच में कम इनटू एग्जिस्टेंस देयर आफ्टर, या जो भी बचा रहेगा आपके पास, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग फिक्स में बदल जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज? हाँ सर, पॉइंट समझ में आया? फ्लोटिंग था, आपके एसेट्स को मॉर्गेज करके ही आप मार्केट में लोन प्रोवाइड कर रहे थे। क्या मेरा आवाज आप लोगों तक है सर? क्या आप लोग कनेक्टेड हो पॉइंट के साथ? दादा ओके सर, हाँ बोलो। अच्छी ओके ओके, क्या सिर्फ रौनक को ही मेरा आवाज आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके सर, तो फ्लोटिंग चार्ज कैसे क्रिस्टलाइज हो गया? इतना देर से आप अपना दुकान का रॉ मटेरियल को गिरवी रख के बेसिकली क्या कर रहे थे, फ्लोटिंग चार्जेस था, ठीक है। से फॉर एग्जांपल लेदर बिजनेस का बात कर रहा था, लेदर इंडस्ट्री देख लेते हैं, ऐसे अपने मोहितोस होता क्लास में तो अभी लेदर इंडस्ट्री का सारा एग्जांपल मिल जाता, बिकॉज मोहितोस लेदर इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। फिर भी आप देख लो, लेदर इंडस्ट्री में ये सब लेदर आपके लिए रॉ मटेरियल है ना सर। अब ये सब रॉ मटेरियल को आप मॉर्गेज रख के लोन लेते हो, और फिर एक दिन ऐसा पता चला कि आपका बिजनेस किसी कारण से बंद होने को है। अब ये जो भी मॉर्गेज था आपका इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये सारा का सारा चीजें जो फ्लोट हो रहा था, बिकॉज आपका बिजनेस चालू था, अब बिजनेस तो बंद होने को है, तो फिर फ्लोटिंग कुछ भी नहीं है, अब सब फिक्स्ड हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी अवेलेबल होगा उसी एसेट पे जो लोन प्रोवाइडर है उसको चार्ज आ जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, ओके, until it becomes fixed or crystallizes। जब तक ये फिक्स और क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता तब तक ये क्या रहता है सर, डॉर्मेंट रहता है, मतलब इनएक्टिव रहता है। On crystallization of the security, that is raw material, stock in trade, etc., becomes a fixed and is available for realization so that borrowed money is repaid. Crystallization of floating charge may occur when the terms and condition of floating charge are violated। कब कब होता है, कब crystallization of floating charge चालू हो जाता है? जब floating charge का terms condition violate होता है, कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, कंपनी अपना बिजनेस बंद करता है, और द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी अपने बिजनेस को टोटली बंद करने को जा रहा है, और द क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी कवर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। कंपनी जबर मतलब जो कंपनी ने जिनसे लोन लिया था, ठीक है, मतलब क्रेडिटर्स एनफोर्स करता है कि कंपनी का सिक्योरिटी को कवर करने के लिए जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो भी फ्री फ्लोट था, जो भी फ्री फ्लोटिंग चार्जेस जो भी था, वो फ्लोटिंग चार्जेस क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो फिक्स में बदल जाते हैं। एक चीज याद रखना, फ्लोटिंग चार्जेस तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक इसका फिक्स और क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो जाता। तो सर बना के क्या फायदा? सर फायदा तो है ना, आपको पता तो चलेगा लोन देने से पहले कि भाई चलो फिक्स चार्ज नहीं है पर फ्लोटिंग चार्ज पे तो मेरा है, तो कंपनी कभी भी अगर किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, कंपनी का रॉ मटेरियल सेल करके मेरे को कुछ तो मिलेगा। हाँ सर, जब कोई बैंक इसको लोन देता है तो उसको पता चल जाएगा ना भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स चार्ज नहीं है, बट रॉ मटेरियल का भी दाम कुछ कम ही नहीं होता,
जिसको मार्केट का नॉलेज है दे नो, सिर्फ बिल्डिंग का ही दाम नहीं होता, रॉ मटेरियल का दाम होता है, स्टॉक इन ट्रेड का भी दाम होता है, उसको बेच के भी आपको करोड़ों रुपए मिल सकता है, और मिलता भी है, नॉट जस्ट मिल सकता है, मिलता भी है। क्या नहीं मिलता? हाँ सर, अरे आप लोगों को मेरा आवाज है कि नहीं है? मेरे को कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ सुन ही नहीं पा रहे। ऐसे तो आज मैंने थोड़ा हाँ सा सर। ना माइक्रोफोन वगैरह बदल दिया। तथा शुभो, ज्योति, क्या आप लोगों को मेरा साउंड है सर? ठीक है। नाउ चार्जेस क्या है सर। ओके सर, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या है आप लोग समझ गए, एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देख लिया। नाउ ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, सेक्शन 77 आपको रजिस्टर करने के लिए बताते हैं सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसीलिए हम लोग एमसीए में जो चेक कर रहे थे, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके कंपनी पकड़ पकड़ के हम लोग जो चार्जेस का डेटा चेक कर रहे हैं, ये देखो सर क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, चार्जेस रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर करने से पता चलेगा ना, अरे भाई कंपनी किससे लोन ले रहा है, बदले में क्या चार्ज दे रहा है, ये थोड़ी ना हवा में पता चल जाएगा, इसके लिए तो कंपनी को ही बताना पड़ेगा ना। तो कंपनी बता रहा है, कंपनी बता रहा है यहाँ पर, ये देखो Section 77 of the Companies Act 2013 contains provisions regarding registration of charges with register of companies. अब registration of charges के बारे में, creating a charge, ठीक है, it shall be duty of the company creating a charge within or outside India on its property or assets of any of its undertakings, मतलब उसके अंदर जो भी companies है, whether tangible or otherwise, tangible मतलब fixed types of, intangibles मतलब like goodwills वगैरह होता है, लेकिन goodwill वगैरह यहाँ पर नहीं होता, tangibles होना चाहिए, whether tangibles or otherwise and situated in or outside India to register the particular of the charge. Thus charge may be created with India or outside India. मतलब आप इंडिया के बाहर भी किसी को चार्ज दे सकते हो अगर आपका एसेट्स है तो। जैसे बहुत सारे कंपनीज है वर्ल्ड में जिनका इंडिया में बिजनेस है और वर्ल्ड वाइड बड़े फेमस बिजनेस बिल्डिंग है। जैसे कि एक कंपनी का नाम बताओ मुझे, एक याद आ रहा है सर, क्या याद आ रहा है आपको? सर इन्फोसिस याद आ गया मुझे, ऐसे टाटा टीसीएस का भी है, इन्फी यूएसए ऑफिस, इसका यूएसए ऑफिस है, देख सकते हैं आप लोग, मोस्ट प्रोबेबली दिस वन, यस, ये इन्फोसिस का यूएसए वाला ऑफिस ही है, नहीं ये तो बेंगलुरु वाला है। यूएसए ऑफिस चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मैसूर, यूएसए ऑफिस तो है सर, बट मुझे अभी नहीं मिल रहा है सर, ये तो फॉरेन में लिस्टेड भी है, तो आई डोंट नो अभी मुझे क्यों नहीं दिखा, बट है इन्फोसिस कैरियर्स यूएसए, ये हो सकता है, हाँ ये वाला सही है सर, दिस इज यूएसए ऑफिस, तो आप अपना यूएसए वाला ऑफिस भी यूज कर सकते हो अगर जरूरत है तो। So thus charge may created within India, outside India. The subject matter of the charge, that is property or assets or any of the company's undertaking, may be situated within India or outside India. The property or asset charge may be tangible asset such as land, building. It may be otherwise. It may be financial assets like share or debentures भी हो सकते हैं. Which may be pledged, जो जिसको pledge किया जाता है. It may also be an intangible asset. अच्छा, intangibles भी कर सकते हैं सर, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, और ट्रेडमार्क भी हो सकता है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह भी हो सकता है। अरे चलो सर, मजा आ गया। The word otherwise when used in section would have been effect of widening the scope of operation of the provisions. A charge is created by deposit of title deeds. Normally banks agree for this mode of charge instead of proper mortgage. Is also registrable by the borrowing company. Registration by the charge holder, section 78, charge holder भी registration कर सकते हैं, provides that in case the company creating a charge fails to register the charge within the, अगर कंपनी चार्ज क्रिएट करने में फेल होता है, prescribed period of 30 days, 30 दिन के अंदर, the person in whose favor the charge is created can get the charge registered. जिसके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया गया है ना, वो भी चार्ज को रजिस्टर कर सकता है, मतलब जो लोन दे रहा है वो भी चार्ज क्रिएट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर,
Section 79 explained covers another case of registration of charge where a company purchased some property in whose case charge was already registered. In this case also, the company purchasing the property shall get the charge registered in its name in place of seller in the records of register. मतलब परचेजर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है. चार्ज को कैसे रजिस्टर किया जाता है? The particulars of the charge in the prescribed form together with the copy. prescribed form मतलब वो चार्ज का फॉर्म होता है, ऐसे नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. ये कहाँ चला गया? CHG1 as per rule 3 from CHG1 or from CHG9, charge 1 और charge 9 in case of debentures, ठीक है, is to be filed, ठीक है, as per rule 3 subsection 4. तो आपके फॉर्म होता है सर, जैसे हर चीज का फॉर्म होता है ना, वैसे डिपॉजिट का भी फॉर्म आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर चार्ज का फॉर्म होता है. तो particulars of the charge in the prescribed form together with a copy of the instrument if any creating the charge duly signed by the company and the charge holder shall be filed with the register within 30 days. चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर जाके बता दो और जो भी प्रेस्क्राइब फी है वो भी जमा कर दो. वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, एक कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हो और मॉडिफाई करते हो, एनी चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद रजिस्टर शैल बी वेरीफाइड एज फॉलोज. क्या क्या हो सकता है सर? where the instrument or deed relates solely to the property situated outside India. अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, the copy shall be verified by a certificate issued either under the seal if any of the company, under the hand of any director or company secretary of the company. ठीक है, इसका किसका वेरिफिकेशन चाहिए? सील हो सकता है any of the director, company secretaries or an authorized officers of the charge holder. authorized officer में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का जगह आ जाता है सर. Under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage of charge. Under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage of charge. ठीक है, इन लोगों का मतलब बेसिकली वेरिफिकेशन चाहिए होता है. The copy shall be verified by a certificate issued either ये तीन कॉन्सेप्ट. ओके सर. Where the instrument or deed relates to a property situated in India, अगर इंडिया का केस है, the copy shall be verified by a certificate issued under the hand of any director, CS or any authorized officer, same to same. Thus, in case of instrument or deed relates solely to a property situated outside India, the copy may also be additionally verified by a certificate issued under the hand of some person other than the company who is interested into the mortgage property. बस यही है. outside India होने से other than the company मतलब some person other than the company who is interested in the mortgage, वो उनका नाम आ जाता है. बट इंडिया में होने से ये अदर देन जो बात है ना सर, वो यहाँ पर नहीं आता. मतलब इंडिया में होने से वो CS या डायरेक्टर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स लाइक मतलब नॉर्मली चार्टर्ड या फिर CMA वगैरह होता है, उन्हीं से काम चल जाएगा. बस यही है. अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट, ये वाला देख लो. एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट का देख लो. सपोज मानो कि चार्ज क्रिएट कब हुआ? 2/11/2018 को, 2/11/2018, दैट इज 2 नवंबर 2018. रजिस्टर्ड चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन. कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर. अगर 30 डेज के अंदर आप नहीं करते हो, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 डेज, रजिस्टर विद इन 300 डेज. पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट डेट. रजिस्टर विद इन 300 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस. एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑब्वियसली. अगर 300 दिन के अंदर भी रजिस्टर नहीं करते हो, then register within 6 months from 2/11/2018 if not registered in 300 days. ठीक है, 300 days कब से? if not registered, register within 300 days of creation of payment of additional fees. If not registered in 300 days, then register within 6 months from 2/11/2018 with additional fees, different fees for different classes of companies. ये जो अलग अलग फीस चार्ज होता है ना सर, वो अलग अलग फीस चार्ज अलग अलग कंपनीज के लिए अलग होता है. तो रजिस्टर्ड चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11. ठीक है, चार्ज क्रिएट हुआ 2/11 से पहले. पॉइंट टू बी नोटेड. हाँ, चार्ज रजिस्टर्ड चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन मतलब 2/11 से पहले. चार्ज उस दिन क्रिएट नहीं हुआ था, उससे पहले क्रिएट हुआ था. तो सपोज एग्जांपल कब हो सकता है? अब नवंबर से पहले कोई भी डेट मान लो. नवंबर से पहले 30 डेज पुराना चले जाओ, नवंबर से पहले 300 दिन पुराना चले जाओ. बेसिकली 2/11/2018 से पहले का है, तो आपको 30 डेज के अंदर कर लेना चाहिए था. अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं किए तो 300 दिन के अंदर एडिशनल फीस देके कर लेना चाहिए था. अगर आप 300 दिन के अंदर नहीं करते हो तो फिर आपको ये 2/11/2018 के अंदर
register within 6 months from 2/11/2018 with additional fees, different fees for different classes of companies. That means last क्राइटेरिया तो ये डेट है, इस डेट के बाद आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है, 2/11/2018 के बाद, उसके अंदर आपको चार्ज क्रिएट कर लेना चाहिए। बात समझे सर? तो ये है कॉन्सेप्ट। ओरिजिनल पीरियड विच इज चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। द कंपनीज second ordinance 2019 with effect from 2/11/2018 has amended the provision relating to extension of time limit as under। एक्चुअली यहाँ पर अमेंडमेंट आया था, ठीक है, इसलिए 2/11/2019 ये जो सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 में आया था कंपनीज अमेंडमेंट, उसके लिए ये डेट बहुत वाइटल है, 2 नवंबर 2018 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019। बोलो सर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट कुछ समझ में आया? हेलो सर, अब एक मन में सवाल जरूर चल रहा है कि सर अगर चार्ज क्रिएट ही हुआ है 2/11/18 के बाद तो क्या करेंगे, है ना सर? तो देख लो, वो भी देख लो। अगर चार्ज 2/11/2018 दैट इज 2 नवंबर 2018 से 18 के बाद बन रहा है, तो फिर आपको उसके अंदर 30 दिन के अंदर कर लेना चाहिए रजिस्टर चार्ज। अगर इसके अंदर नहीं होता, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 days then register in next 30 days, that is within 60 days from the creation with additional fees। if not registered in next 30 days, अगर एक 60 मतलब next 30 days भी नहीं होता है, then register within a further period of 60 days with ad valorem fees, मतलब proportionate additional fees basically 0.005% या 0.025% इस तरह का होता है, जो भी टोटल वैल्यूएशन होता है प्रोपोर्शनेटली उसके हिसाब से होता है। एड वैलोरम फीस देके आप फिर से कर सकते हो, मतलब बेसिकली 30 दिन पहले, फिर उसके साथ और 30 दिन मतलब 60 दिन, फिर उसके अंदर भी नहीं हो मतलब नेक्स्ट 30 में भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद और 60 दिन का टाइम देता है इसके अंदर, मतलब बेसिकली 120 डेज का टाइम आ गया आपको, उसके अंदर आपको कर लेना चाहिए था। नहीं करेंगे तो सर उसके लिए पेनल्टी है ना सर? बोलो, हेलो, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. Procedure for extension of time limit. The company is required to make an application to the registrar in prescribed form। फॉर्म का डिटेल्स यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है, जैसे ये 9 पॉइंट में बोला है CG 9 for seeking extension of time it should be supported by a declaration from the company signed by its company secretary, director, or such belated filing shall not adversely affect the rights or any other intervening creditors of the company। तो आप टाइम एक्सटेंशन कर सकते हो, बट उसके लिए देखना पड़ेगा कि किसका क्या है। The registrar on receiving an application of for extension time as aforesaid shall be satisfied that the company had sufficient cause for not filing the particulars and instrument of charge, if any, with the original period of 30 days, only then shall he allow registration of charge within extended period। मतलब extended period अगर आप पहला 30 दिन के अंदर प्रॉपर रीजन दिखाते हो कि इसलिए आपने नहीं कर पाया, देन आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा। फर्दर रिक्विजिट एडिशनल फी और एडवेलरम फी एज एप्लीकेबल मस्ट आल्सो बी पेड, मतलब एडिशनल टाइम के साथ जो एडवेलरम फीस या एडिशनल फीस है वो तो चार्ज होगा। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा सर? इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, where a charge or modification is duly registered by the registrar, a certificate of registration or modification shall be issued by the registrar in the prescribed form, that is charge 11। The certificate so issued by the registrar shall be conclusive evidence that the requirement of chapter 6 of the act and the rules made thereunder as to registration of creation of charge have been complied with। सब कुछ as per rules हुआ है। Section 77 not to apply to certain charges। The application of section 77 shall not be made to certain charges which are prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी चीज के बारे में आपको चार्ज के बारे में ना बोलता है, तो फिर सेक्शन 77 में जो आपको चार्ज रजिस्टर करने के बारे में बोल रहा था, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी चीज में ना कहते हैं तो फिर उस पर आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉट टू अप्लाई सर्टेन चार्जेस, ठीक है। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा देखने से पता चल जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एडिशनल डेटा है। सर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो क्या होगा? कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 77 सबसेक्शन 3 and 4। No charge created by a company shall be taken into account by the liquidator appointed under the Companies Act 2013। लिक्विडेटर मतलब जब कंपनी बंद होता है ना तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS एज वेल एज वैल्यूअर, ऐसा होता है, ठीक है। और द इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लग जाता है, बेसिकली कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसे केसेस में कंपनी को
लिक्विडेटर लगाना पड़ता है, जो कंपनी को धीरे धीरे लिक्विडेट करेगा, जिसका जो पेमेंट है वो दे देगा, ठीक है। और जैसे मानो कि चार्ज भी है, तो फिर किसी एसेट पे किसी का चार्ज है तो इसका भी हिसाब किताब होगा 2016। और एनी अदर क्रेडिटर unless it is duly registered and a certificate of registration of such charge is given by the registrar. This means that the charge will become void against the liquidator and other creditors of the company. That is to say, at the time of winding up, जब company बंद होता है, the creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of an unsecured creditor. Neither the liquidator nor any other creditor will give legal recognition to a charge that is not registered. अगर कोई चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर लिक्विडेटर भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब सिंपल है, आपने कंपनी का एसेट लिया, सिक्योर्ड बोला था, बट आप कंपनी ने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया चार्ज का, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं ना बार बार, ये सब चार्ज है तो उसका रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट भी बता रहा है, चार्ज होल्डर का नाम भी बता रहा है। तो ऐसा किसी केस में अगर आपका नाम रजिस्ट्रेशन में नहीं है, चाहे आप बैंक हो, इंडिविजुअल्स हो, जो भी हो, तो इन दैट केस जब लिक्विडेशन होता है और आप कंपनी में खड़े हो जाते हो, आपका मतलब जो भी आपको पावना है कंपनी से, जब भी आपको कंपनी से आपको मिलने वाला था, क्या आपको मिल पाएगा? नहीं सर, मिलना मुश्किल है। इवन neither the liquidator nor any other creditor will give legal recognition to a charge that is not registered. तो कोई नहीं कर सकता। But this shall not prejudice any contract or obligation for the repayment of the money secured by a charge. This means that the debt is valid. ये जो लोन है वो वैलिड है and may be enforced against the company through the courts by filing a suit. आप केस सू कर सकते हो बट द सिक्योरिटी इज लॉस्ट। केस करके ले सकते हो बट सिक्योरिटी था वो तो चला गया, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? ऐसे आप लोगों को तो पता है ना, जब कोई कंपनी बंद होता है तो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी बंद होने को जा रहा है और जिसको भी कंपनी से पैसा मिलना होता है वो सब कोई लाइन लगाता है ना सर। हेलो, क्या आप लोग मेरा हाँ बात सर। समझ पा रहे हो ना? एक कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगा तो जिसको भी कंपनी से पैसा मिलेगा, जिसे भी कंपनी से पैसा मिलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी का बिल्डिंग है, सर आज मेरा आर्किटेक्ट एकदम टॉप क्लास बन रहा है, अरे वाह, अरे क्या बिल्डिंग बनाया सर। सर नेक्स्ट टाइम से बिल्डिंग बनाओगे ना मेरे से ही कंसल्ट करना, एकदम मॉडर्न का आर्किटेक्ट है। सर मजाक मत करो, पढ़ाओ। सर और भी कुछ बनना चाहिए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है। ये क्या हुआ बोला तो वो साइंस सिटी के पास क्या बना है सर? एटमोस्फियर। अरे वो एटमोस्फियर का बरामदा है सर, कनेक्टेड कर दिए। कौन कौन एटमोस्फियर का बिल्डिंग देखे हो? साइंस सिटी वाला मैंने देखा है। देखा है ना, सभी कोई देखा होगा। लेकिन सर इसको ऐसे करना चाहिए। अरे वाह, कनेक्टेड नहीं हुआ, गिर जाएगा। हाँ अब ठीक है, चलेगा ना सर? एकदम। तो बेसिकली ऐसा इतना बड़ा कंपनी है, कंपनी क्या कर रहे हो सर? लिक्विडेट कर रहे हो। तो कंपनी से जिनको भी पैसा मिलना है वो क्या करेगा? कंपनी पे लाइन लगा देगा सर, एकदम ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगने जा रहा है, बेसिकली भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना ही हक मांग रहा है सर, ठीक है। कमर में हाथ लगा के खड़ा हुआ है और बोल रहे भाई मेरा पैसा दे दो। सर ये क्या, कहाँ का हाथ है सर? सर ये भगवान का हाथ है, कहाँ कहाँ से निकल जाता है क्या पता। देख रहे सर, इसका बाल देखो सर, दोनों तरफ बाल को बना हुआ है सर। ऐसा बाल कभी नहीं देखोगे आप लोग, जो दोनों तरफ बाल को फैला हुआ है। अरे वाह, तेरे नाम जैसा कट हो गया। ये लोग कौन है सर? अरे सर जिनको पैसा मिलेगा वो लोग जा रहा है। ये बैठे बैठे सोच रहा है कि पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर ये बेसिकली कौन है? ये लोग लोन लोन वाले हैं, इन्हीं का चार्ज ज्यादा होता है ना? लोन होल्डर, लेंडर बेसिकली, कंपनी को लोन दिया था, बैंक हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है। ये कौन है सर? प्रेफरेंस वाले। चिल्ला रहा है भाई मेरा प्रेफरेंस था, मुझे पहले दो। लास्ट में कौन लगा हुआ है सर लाइन पे?
इक्विटी वो सोच रहा है, पता नहीं क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, रो रहा है, चिंता कर रहा है, मिलने का चांसेस बहुत कम है। रो रो के इसका आंख ही खराब हो गया। जो भी हो, समझ में कुछ आया कि नहीं? लेकिन सर, जिन लेंडर का चार्ज क्रिएट किया हुआ है, जैसे मानो इस बिल्डिंग पे चार्ज है किसी का, किसी का इस बिल्डिंग पे चार्ज है, किसी का इस बिल्डिंग पे चार्ज है, तो उनको तो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या उनको मिलेगा? अगर कोई चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या उनको मिलेगा? मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो केस कर सकता है। डेब्ट लोन जो दिया था वो तो वैलिड है, वो केस के लिए जा सकता है, बट सिक्योरिटी लॉस हो गया। बोलिए सर, क्लैरिटी हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं? नंदिनी, रोशनी, हाँ ज्योति। सर। ज्योति का आवाज नहीं है, ज्योति बोलो। यस सर। ओके सर। फर्दर इट मे बी दादा আবার नोटेड दैट, দেখাচ্ছি তো লবিতে wait अरे लॉबी में तो अभी वेट कर रहा था, ठीक है आ गया। ठीक है चलो। Further, it may be noted that failure to register charge shall not absolve a company from its liability in respect of any offence under the chapter। ये भी बता रहा है कि कोई रजिस्टर नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का लाइबिलिटी किसी के तरफ खत्म हो गया। बात भी समझना सर। हाँ, सिक्योरिटी चला गया उसका जिसने भी लोन दिया था, बट अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया, कंपनी ने नहीं किया या फिर जिन्होंने लेंडर भी नहीं किया, इसलिए रजिस्टर करना जरूरी है ना? इसलिए रजिस्टर करना जरूरी है। जैसे कोविड का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर, कोविड का रजिस्ट्रेशन দারুণ जरूरी एग्जाम है। हाँ सर, कोविड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर बिना रजिस्ट्रेशन का लेने जाओगे तो क्या मुश्किल हो जाएगा? सिक्योरिटी लॉस हो जाएगा। हाँ सर। দেবাঞ্জনকে देवानंद, वो मिमी वाला केस। হ্যাঁ কি অ্যান্টিবায়োটিক লাগিয়ে দিয়েছে ইনজেকশনে ये कहाँ से, ये मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब অ্যান্টিবায়োটিক লাগায়নি, क्या পাউডার क्या জলের মধ্যে ভরে লাগিয়ে দিয়েছে। इस না দাদা আমি একটাই জিনিস ভাবি যে ওদের লাগিয়েছে চলো বুঝলাম ও ভুল করেছে সব করেছে আমি সব দোষর মানলাম আমি 99% কিন্তু আমি ভাবি যে বাকিরা যারা লাগিয়েছে তারাও তো শিক্ষিত আর শিক্ষিত না হলেও এইটুকু তো মানে এত মানে 1.5 বছর হয়ে গেল বলে যাচ্ছে সরকার যে রেজিস্ট্রেশন না করে হয় না মানে সবার কি হাঁটুটা বুদ্ধিতে লোকের মাস্ক পরা দেখাতেই তো বোঝা যায় যে नहीं যে नहीं মাস্ক পরতে পারে না তারা दे आर কি রেজিস্ট্রেশন করাবে दे কি आर করবে दे आर एमपी, दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज थोड़ा सा এটাই संभाल তো के बात বলছি कर। মানে कोथा থেকে কি মানে বোঝা যায় না मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में ऐसे बात बोलोगे ना, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एमपी एमएलए के अगेंस्ट में ऐसा बात नहीं करना। मतलब समझ ही जाओ सर, हमारा देश का जनता कितना शिक्षित है। हाँ, कैसा कैसा लोगों को एमपी बनाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरह से हमारे देश का डेवलपमेंट है ना, जिस तरह का लोगों को हम लोग एमपी एमएलए बनाते हैं, सीरियसली प्राउड करने वाला बात है। स्पेशली एडुकेटेड দাদা पर्सन। আমাদের এমএলএ তো ডাইরেক্টলি জেল থেকে टिकट নিয়ে এমপি তে মানে नहीं नहीं, মেম্বার অফ जेल फिर भी जो लोग जेल वाले होते हैं ना, लाइक लालू प्रसाद वाले भी लोग ना कुछ काम करते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। उनको आता है पॉलिटिक्स करना, कम से कम किसी के लिए तो कुछ किया है, चाहे अपने ससुराल के लिए भी किए होंगे। बट सो না कॉल्ड সেটা जो তো আছে मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब फिर भी जेल जाने वाले लोग जो मतलब खून खराबा करते हैं ना, ये लोग फिर भी कुछ करते हैं। बट जो सो कॉल्ड लोगों को बनाते हैं ना, जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं आता, जो समाज के लिए कुछ करने के लिए साहस भी नहीं जुटा सकता, ऐसा लोगों को कैसे एमपी बना देते हैं हम लोग? ये जेल वाले का मुद्दा तो फिर भी मैं 2 मिनट साइड में रखता हूँ, ठीक है? वो तो इंडिया का प्रॉब्लम है ही कि क्रिमिनली हमारे देश में पॉलिटिशियन बनते हैं, बिकॉज अच्छा लोग जाते नहीं है। पर अच्छा लोग के मतलब ऐसा हो गया कि ये लोग अच्छा लोग है। छोड़ो सर, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्या पता कौन गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। না দাদা আমার পয়েন্টটা কি হলো আমার পয়েন্টটা হচ্ছে আই এম নট জাস্ট টকিং অ্যাবাউট এমপিস বা এমএলএস মানে নর্মাল জানতাও মানে সবাই শিক্ষিত এভরিওয়ান নোজ কি তুমি রেজিস্ট্রেশন না করে নেওয়া যায় না মানে এটা তো আইসক্রিমের ভ্যানালা না যে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে আসলো আমি দৌড়ে গিয়ে কিনে নিয়ে খেয়ে নিলাম डिग्री और एजुकेशन का फर्क समझ लीजिए। ओके, आपके पास डिग्री है और आपके पास एजुकेशन है, दोनों का फर्क है।
ठीक है, बिना डिग्री का भी आप एडुकेट हो सकते हो, इसके लिए डिग्री का जरूरत नहीं है। इलिटरेट माँ मतलब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे माँ हैं जो इलिटरेट है, जिनको एबीसीडी भी नहीं आता, बट उनके उनके कोख, मैक्सिमम यस सर, उनके कोख से टॉप क्लास बच्चा पैदा हुआ है और उनको वो एडुकेट भी किया है ना सर। तो फिर थोड़ी ना माँ बनने के लिए एमबीए होना जरूरी है सर, ऐसा तो नहीं है ना कि एमबीए किया कि नहीं फिर बोल माँ बनेगा तो ऐसा बात नहीं है। ये डिग्री को लेके जो सो कॉल्ड हाइप क्रिएट हुआ है ना सर, इसको चेंज करो, सोसाइटी को इसको चेंज करना जरूरी है। डोंट नो सर पब्लिक कब समझेगा, बट ये मेरा मन का बात था इसलिए बोला, रौनक ने सवाल उठाया, दैट्स व्हाई। ओके चलो सर, कंट्रोवर्शियल पॉइंट से बाहर आ जाते हैं। Another important consequence of non-registration is that the charge holder loses priority. Any subsequent registration of a charge, that is even if it is registered within the extended period instead of the original 30 days, shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered. एक example देखते हैं, थोड़ा मजा आ जाए। बैंक A has advanced ₹1 crore to आकाश लिमिटेड। कोई बैंक है जो आकाश लिमिटेड को 1 करोड़ दे रहा है। द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी इज लैंड एंड बिल्डिंग एट मुलुंद। मुलुंद मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना लग रहा है मुलुंद मुंबई में है। मलाड है, आई नो, मुलुंद है, मुलुंद भी है। द चार्ज वाज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स ऑन, मुल्लू बोले तो जाएगा। मुंबई का ही कोई टाउनशिप है मुंबई में, मुलुंद। Land and building at Mulund. The charge was created by deposit of title deeds 1st June 2019. The company did not register the charge within 30 days. ठीक है, 30 days के अंदर कंपनी ने चार्ज क्रिएट नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया। Subsequently, the charge was registered on 13th August 2019. 1st जून से 30 days मतलब 1st जुलाई के अंदर कर लेना चाहिए था, बट उसके बाद भी नहीं हुआ, 13th अगस्त को किया, आफ्टर पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस एंड प्रोवाइडिंग सफिशिएंट कॉल्स। ठीक है। In the meantime, Bank B has advanced ₹2 lakh crore to Akash Limited against the security of the same property. Same property में आकाश को, आकाश लिमिटेड को बैंक बी ने 2 करोड़ का लोन दे दिया। कब दिया सर? ये 1 जून का खेल था, ये 20 जून का खेल हो गया। This charge was duly registered on 27 June 2019. रजिस्टर्ड किया गया। Subsequently, Akash Limited goes into liquidation and the property realizes only ₹2 crore. Akash Limited goes into liquidation and the property realization only 2 crore. Now, Bank B will receive its loan back fully, but Bank A will not realize anything. Bank B को सब मिल गया था, but Bank A को कुछ नहीं मिला, because the subsequent registration of the charge in favor of Bank A will not prejudice the right of Bank B, which obtained its right before the charge in favor of Bank A was actually registered. Thus, Bank B gets priority over Bank A, even though its charge was created later. Clear है सर? बैंक ए ने पहले लोन दिया, बट चार्ज क्रिएट नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है जो लोन ले रहा है, जो लोन दे रहा है उन्हें उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि चार्ज क्रिएट किया जाए। तो बैंक ए ने पहले लोन देके भी उसी का प्रायोरिटी था, 1 करोड़ का जो लोन था, लेकिन बैंक बी ने चार्ज क्रिएट करके कंपनी को लिक्विडेट करके सारा का सारा पैसा ले लिया, बट बैंक ए नहीं ले पाया बिकॉज रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक है ना सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार पॉइंट था। ऐसा रियल लाइफ केसेस होता रहता है, तभी ये सब बना गया है, थोड़ी ना आप लोगों को दिमाग खराब करने के लिए बना गया है सर। जब आप लोग ऐसे कॉर्पोरेट लॉयर काम करोगे तो आपके सामने ये सब जवाब आएगा, तब आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशंस में आपका क्या स्टेप्स बनता है। सेक्शन 78, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर के पास क्या राइट है, बेसिकली वो बताते हैं। It can be seen from foregoing discussion that non-registration or delayed registration would seriously affect the charge holder interest. Therefore, the law gives the charge holder a concession. Section 78 of the Companies Act 2013 empowers the holder of charge to get the charge registered in case the company creating the charge on its property fails to do so. कंपनी ना करे तो आप ही कर दो, ठीक है? मतलब वो एक बोलते हैं सर कि जब एक बहुत फेमस कहावत है, आई डोंट नो आप लोग सुने कि नहीं, कहते हैं कि अगर पर्वत मोहम्मद के पास ना आए तो, मतलब सॉरी, अगर
मोहम्मद पर्वत के पास ना जाए तो पर्वत को मोहम्मद के पास आना पड़ता है। हाँ सर, सुने हो आप लोग ऐसा डायलॉग? फेमस, बहुत फेमस है कि अगर मोहम्मद पर्वत के पास नहीं आता तो पर्वत ही मोहम्मद के पास आ जाते हैं, तो ऐसा ही बात हो गया। If a charge is created but the company primarily responsible for registering the charge fails to do so with prescribed period for 30 days, as provided in section 77 subsection 1, the person in whose favor the charge is created, that is charge holder, may apply to register for registration of charge along with the instrument of charge within a prescribed time, form and manner. On receipt of application from the charge holder, the registrar shall give a notice to the company and if no objection is received, हाँ कंपनी को नोटिस देगा कि भाई ये एक बंदा आया है, एक कंपनी आया है, एक बैंक आया है आपके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करने के लिए आपके एसेट्स के अगेंस्ट में, तो क्या हम इसको दे दें? अगर कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, मतलब बेसिकली प्रॉपर होना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, तो ये वेरीफाई करेगा रजिस्टर, ठीक है। However, the registrar shall not allow such registration by the charge holder if the company itself registered the charge or shows sufficient cause why such charge should not be registered. अगर कंपनी ने कर दिया तो और जरूरत नहीं है, या फिर अगर कंपनी सफिशिएंट कॉज दिखा पाता है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, देन चार्ज होल्डर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कंपनी को सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा। Recovery of fees in case registration is effected on application made by the holder of charge, such person shall be entitled to recover from the company the amount of any fee or additional fee paid by him to the registrar for the purpose of registration of charges. हाँ, ये फी जो है एक्चुअली ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अगर चार्ज होल्डर जाके रजिस्टर करता है तो फिर वो फी रिकवरी के लिए वो जा सकता है। अब प्रॉपर्टी एक्विजिशंस का बात आ गया सर सेक्शन 79 पे। प्रॉपर्टी एक्विजिशंस पे क्या बताते हैं सर? टू सिचुएशंस आर कंटेम्पलेटेड। Acquisitions by a company of any property that is already subject to charge, and modification in terms of conditions or modification in the extent or operation or may charge already registered. The provisions contained in section 77 relating to registration of charge shall as far as may be apply in both the above situations. That means acquisitions by a company of any property that is already subject to charge and modification in terms of any conditions or modification in the extent or operation or any charge already registered. Basically जिस प्रॉपर्टी पे आप मतलब चार्ज क्रिएट कर रहे हो, वो चार्ज चले जाने के बाद उसके एक्विजिशंस के बारे में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी का एक्विजिशंस को लेके क्या बात होता है, चलो देखते हैं। अगर कंपनी एक्वायरिंग कर रहा है कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, in case a property where charge is already registered and if it is sold within the permission of the holder of the charge, it shall be the duty of the company acquiring it to get the charge registered in accordance with section 77. In other words, the earlier charge should get vacated and in this place new charge should get registered by the company which has acquired it. सिंपल बात है कि अगर आप अपना प्रॉपर्टी जो है उसको चार्ज पे लगा के रखे थे, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल देखा हम लोगों ने, अदानी का, रिलायंस का, ये सब प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक प्रॉपर्टी चार्ज पे लगा हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन होता है तो देखो सर मॉडिफिकेशन डेट भी यहाँ पर बना हुआ है, देख रहा है सर आप लोग? अगर कुछ चार्ज पे मॉडिफिकेशन होता है तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन भी बता के रख रहा है यहाँ पर, इस डेट पे मॉडिफाई हुआ है। तो अगर प्रॉपर्टी पे एक्विजिशन आ रहा है चार्ज होल्डर के परमिशन पे, तो उस प्रॉपर्टी पे फिर से वो पुराना चार्ज वैकेट हो जाता है और न्यू चार्ज क्रिएट होता है, अगर न्यू चार्ज होगा तो। और अगर सेल भी कर रहा है तो फिर सेल के बारे में भी सेम टू सेम, लेकिन अगर कंपनी का चार्ज पुराना वैकेट हो रहा है तो फिर उस पर कंपनी अपना एक्विजिशन लगाएगा, सिंपल बात है। और अगर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस, सेक्शन 79B में कहा गया। सर कॉमन सेंस में ही इसका आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 79 सबसेक्शन बी रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन इन चार्ज that is change in terms and condition or change in extent or operations of any charge etc to be registered by the company in accordance with section 77. Modification include variation in any of the terms and conditions of the agreement including change in of the interest which may be mutual agreement, मतलब किसके साथ, obviously charge holder के साथ, और operation of law. Variation in extent of operation or any charge is also kind of modification. Even if rights of a charge holder are assigned to a third party, it will be regarded as modification. अगर थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ बात चल रहा है तो उसे भी modifications मान सकते हैं। Some other examples of modification जैसे कि where the charges is modified by varying any terms and conditions of the existing charge through an agreement, where the modification is in pursuance of an agreement for enhancing or decreasing the limits, मतलब लोन का जो लिमिट था, where the modification is by ceding a pari passu. pari passu का मतलब क्या होता है सर? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, pari passu का मतलब क्या होता है?
बोलो सर। पहले भी क्लास में हम लोगों ने पेरी पासो के बारे में बोला था। क्या मतलब होता है सर पेरी पासो का, किसको याद है? किसी को याद नहीं आ रहा है? सर पेरी पासो का मतलब होता है साइड बाय साइड। सर मेरा आवाज तो आ रहा है ना आप लोगों को? है दादा। ये देखो सर क्या लिखा है, pari passu charge holder is entitled to proportionate share in the property mortgaged side by side. When this ceded, the charge holder will become a second charge holder, and as such, his right entitlement will be subject to full satisfaction of the first charge holder claim. बस इतना ही कह रहा है, साइड बाय साइड चार्ज मिल जाता है। मतलब बेसिकली these are all modifications when they where there is change in interest rate, when there is change in repayment schedule of loan, ठीक है, not applicable in working loans which are repayable on demand, हाँ, where there is a partial release of the charge on a particular asset of the property, issue of certificate modifications, ठीक है, अब सॉरी, इशू ऑफ सर्टिफिकेट मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन होगा तो उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इशू कर दो भाई। अरे न्यू मॉडिफिकेशंस पे न्यू सर्टिफिकेट। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सर जब चार्ज सेटिस्फाई हो जाए सेक्शन 82 में तब उसका रिपोर्ट करना चाहिए, इंटीमेटिंग रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेक्शन 82 of the Act of 2013 requires a company to give intimation of the payment of satisfaction in full or any charge earlier registered to the register in the prescribed form. The intimation needs to be given within a period of 30 days from the date of such payment of satisfaction. जब पेमेंट फुलफिल हो जाए उसके 30 दिन के अंदर बता देना चाहिए कि भाई इसका जो भी है फुलफिल हो गया। जरूरत पड़ने से सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। Provision to section 82 subsection 1 extend the period of intimation from 30 days to 300 days. Accordingly, it is provided that register may on an application by the company or the charge holder allow such intimation of payment or satisfaction to be made within a period of 300 days of such payment of satisfaction on payment of prescribed additional fees. Notice to the holder of charge by registrar. On receipt of intimation, the registrar shall cause a notice to be sent to the holder on the charge calling upon him to show cause within a such time specified in this notice but not exceeding 14 days as to why payment or satisfaction is full should not be recorded. बात समझ रहे हो सर कि अगर चार्ज का कोई बात है तो अगर रिकॉर्ड टाइम पे नहीं हुआ है तो फिर उसके लिए रजिस्टर नोटिस देगा, नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय द रजिस्टर। कौन देगा? रजिस्टर देगा होल्डर ऑफ चार्ज पे। If no cause is shown by the charge holder, अगर कोई cause नहीं है, the register shall ordering entering of a memorandum of satisfaction in the register of charges kept by him, and accordingly he shall inform the company of having done so. Con register. However, no notice is required to be sent in case the intimation to the register in this regard is in the prescribed form and signed by the holder of charge. अगर holder of charge पहले से ही साइन करके बोला है तो फिर फॉर्म 23 में तो फिर अलग से और रजिस्टर को बताने का जरूरत नहीं है। If any cause is shown by the charge holder, the register shall record a note to the effect of register of charges and inform the company. Issue of certificate complete हो गया बोल के से rule 8 subsection 2 in case the register enters a memorandum of satisfaction of charge in full, he shall issue a certificate of registration of satisfaction of charge in form CHG 5. Preservation of record, सारा का सारा record preserve करने का भी responsibilities है। The instrument creating a charge or modification thereon shall be preserved for a period of 8 years. कितना दिन तक? 8 साल तक आपको उसको रखना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय द कंपनी। कंपनी के पास उसको 8 साल तक रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। रजिस्टर भी रिकॉर्ड रखेगा मतलब प्रिजर्व करेगा, ठीक है। प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय द कंपनी। बेसिकली रजिस्टर के पास ही उसका डेटा रहेगा तो ये रजिस्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, तो 8 साल तक इसको प्रिजर्व करने का भी पावर है। Power of register to make entries to satisfaction and release in absence of intimation from company, section 83 बताते हैं। ओके और क्या बताता है सर? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ मैनेजर, सेक्शन 84 बताते हैं। और पनिशमेंट फॉर कंट्रवेंशन, सेक्शन 86 बताता है। और 87 क्या बताता है सर? कोई भी रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस में होता है तो वो सेक्शन 87 में बताया जाता है। तो बेसिकली ये 4 सेक्शन रह गया हम लोग का, छोटा छोटा सेक्शन है, 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं। तो पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीजेस इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी, सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट 2018 empowers the registrar to make entries with respect to the satisfaction and release of charges even if no intimation has been received by him from the company. The situation should arise where property subject to a charge
is sold to a third party and neither the company nor the charge holder has intimated the registrar regarding satisfaction of the earlier charge. मतलब कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहे हैं या फिर किसी के नाम पे कर रहे हैं तो पुराना चार्ज के बारे में रजिस्टर को बताना जरूरी है। तो इन दैट केस रजिस्टर के पास पावर है, पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज एन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। कंपनी इंटीमेट नहीं किया इसके बारे में पावर आ जाता है 83 में। अकॉर्डिंग मतलब जो भी बताया जाता है अगर उसके हिसाब से नहीं होगा तो फिर फाइन होगा। Accordingly, with respect to any registered charge, if evidence is shown to the satisfaction of register that the debt secured by charge has been paid or satisfied wholly or in part, or that part of the property or undertaking charged has been released from the charge or has ceased to form part of the company's property or undertaking, then he may enter the register of charges in memorandum of satisfaction. मतलब सिंपल बात है, अगर फुलफिल हो गया तो बता दो रजिस्टर को बताना जरूरी है। अगर रजिस्टर को तुमने वैक्सीन लिया तो उसके लिए फिर से जाके एंट्री करते कि नहीं करते कि भाई वैक्सीन फुलफिल हो गया। जो लोगों ने वैक्सीन लिया दे नो कि वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद आपको उसको जाके फिर से री एंट्री करना पड़ता है कि यस मेरा वैक्सीनेशन डन हो गया, तो फिर वो वहां पर उसको फुलफिल करता है रजिस्टर में। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। फिर सिंपल कॉन्सेप्ट है। द डेब्ट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट। अभी जैसे कि 2 डोज है तो एक पार्ट हुआ है एक नहीं हुआ है, तो फिर अभी जो बाकी है वो सिंगल डोज के लिए है जिन लोगों का अभी सेकंड डोज नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर पूरा प्रॉपर्टी का हो गया तो फिर पूरा हो गया, कुछ बाकी है तो फिर बाकी है। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड, मतलब जो प्रॉपर्टी खत्म हो गया उसको रिलीज कर दिया जाए एंड बाकी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय रजिस्टर डिस्पाइट द फैक्ट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। तो रजिस्टर के पास पावर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 सबसेक्शन 4, सेक्शन 82 shall not be deemed to affect the powers of the register to make an entry in the register of charges under section 83 otherwise than on receipt of intimation from the company, that is even if no intimation is received by him from the company। मतलब ये कंपनी के पास पावर है, रजिस्टर के पास पावर है, अगर कंपनी इंटीमेट ना भी करता है तो वो खुद भी कर सकता है। ठीक है, टू अफेक्ट द पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस अंडर सेक्शन 83। इंफॉर्मेशन टू अफेक्टेड पार्टीज, the register shall inform the affected parties within 30 days of making the entry in the register। मतलब इस पर्टिकुलर एंट्री से जिनको भी अफेक्ट होगा, बेसिकली होल्डर्स वगैरह को होता है, थर्ड पार्टीज को होता है, उनको बताना जरूरी है 30 दिन के अंदर। और उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट के बारे में भी बता देना चाहिए CHG 5 में। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, ठीक है, सेक्शन 84 of the Act 2013 deals with the appointment of a receiver or manager and giving intimation thereof to the company and the registrar। Accordingly, if any person obtains an order for appointment of a receiver or a person to manage the property which is subject to a charge, if any person appoints such receiver or person under any power contained in any instrument, he shall give notice of such appointment to the company and the registrar along with a company copy of the order or instrument। कितना दिन के अंदर? 30 days from the passing of the order or making of the appointment। ठीक है। In turn, register shall on payment of prescribed fee register particular of receiver person or instrument in the register of charges में बताना पड़ेगा। ठीक है। On ceasing to hold such appointment, the person appointed as above shall give a notice to that effect to the company and the register। In turn, register shall register such notice। अगर सारा का सारा खेल फुलफिल होता है तो ठीक है, अगर नहीं फुलफिल होता है तो फिर पेनल्टी, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, सेक्शन 86। अकॉर्डिंग टू सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, according to section 86 subsection 1 of the Act of 2013, if a company contravenes and any of the provision relating to registration of charges or modification or satisfaction of charges, the punishment क्या है sir? The company shall be punishable with a minimum fine of 1 lakh and maximum fine 10 लाख। मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम 10 लाख तक का फाइन, एंड जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट करेगा punishable with imprisonment of maximum 6 months और minimum fine of 25,000 and maximum 1 lakh, या फिर 25,000 से लेके 10,000 1 लाख तक का फाइन एंड 6 महीने का जेल दोनों हो सकता है। विद द इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 447, मतलब बेसिकली फॉल्ट, हाँ सर, मिसरिप्रेजेंटेशन, फॉल्ट, डिफॉल्ट करना, रिलेटिंग टू पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड आल्सो बिकम्स एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। अगर फ्रॉडुलेंट कुछ है तो हो सकता है, जैसे कि एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस, मतलब फ्रॉड होता है। knowingly suppress any material information, कोई material information छुपाना, वो भी fraud होता है, which is required to be registered under section 77, he shall also be liable under section 447। तो fraud का सजा लग जाएगा सर, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल के आसपास का जेल। ये था फाइन का खेला। और रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है।
ठीक है। सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट 2013 एंड रूल 12 empowers the central government CG to order rectification of register of charges in the following cases of default where there was omission in giving intimation to the register with respect to payment of satisfaction of charge within a specified time। अगर टाइम के अंदर चार्ज रजिस्टर को नहीं बताया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन ला सकता है। वेयर देयर वाज ओमिशन और मिसस्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन फाइलिंग और प्रीवियसली मेड टू द रजिस्टर, अगर कुछ भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हुआ है, सच फाइलिंग में बी रिलेट टू एनी चार्ज और एनी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एनी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन और एंट्री मेड अंडर सेक्शन 82 दैट इज कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज में अगर प्रॉपर्ली नहीं किया है, या फिर पावर टू रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज सेक्शन 83 में नहीं हुआ है, ये सारा का सारा अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आके मॉडिफिकेशन करेगा। बिफोर डायरेक्टिंग दैट द टाइम फॉर गिविंग द इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन shall be extended or the omission or misstatement shall be rectified, the central government needs to be satisfied that such default was accidental or due to inadvertence or because of some other sufficient cause or it did not prejudice the position of creditor or shareholder। Application form CAG 8 में shall be filed by the company or any interested person। The order of rectification shall be made by central government on such terms and condition as it deems just and expedient। According to Rule 12 of the companies, the central government may on an application filed in CAG 8 in accordance with the 87 direct rectification of the omission, जो भी हुआ है उसको सुधारो। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेक्टिफाई करने के लिए बताते कि भाई जो भी प्रॉब्लम 82, 83 प्रीवियस सेक्शंस में जो भी गलती किए हो, मिसस्टेटमेंट किए हो, चार्जेस पे चेंज करो इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली रिकॉर्डेड विद द रजिस्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है वो भी आके आपको बता सकता है कि भाई आप चेंज करो, सिंपल बात है। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेक्शन 87 आपको ये मौका देता है। बस यही तो था, बस क्या करना है घर में थोड़ा सा समरी रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएगा। समरी में बोला हुआ है कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और फिर अपना नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर सभी कुछ अच्छा सवाल दिया हुआ है सर। सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन है सर। 7-8 क्वेश्चन कर लोगे तो चार्ज रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, जो भी पॉइंट है सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मैं सारा का सारा बोल दिया, लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को एनालाइज किया। अब आप लोग घर में एक बार गो थ्रू करो, घर में एक बार आराम से गो थ्रू करो, कोई डाउट रहे तो मुझे पूछो। और सबसे इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन जरूर करना। क्या करना सर? जरूर क्वेश्चंस, जो लास्ट में क्वेश्चंस है उसको एक बार छान मार लेना। इतना सारा चीज पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में डाउट रहेगा। अगर फिर भी डाउट रहे, इफ एनी पॉइंट अराइज, पूछ लेना। ठीक है ओके सर, ओके सर। कोई डाउट है अभी? समझ में आया चार्ज? है दादा। प्रीति, नंदिनी थोड़ा लंबा पढ़ा दिया सर, क्योंकि कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा था। मैं सोचा इसके लिए और एक दिन एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी कुछ टॉपिक्स है मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचा कि आज कंप्लीट ही कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ा। ठीक है सर। प्रियतमा, ज्योति, सोमनीता, शुभजीत, तथा क्लियर है सर? सभी को पूछ रहा हाँ सर। क्लियर हाँ सर। बताओ क्लास टेक पर আমাকে सेंड कर दो। ओके, एक बार गो थ्रू फिर से कर लेना और एक बार खुद से रीड करना मटेरियल से। मैं मटेरियल शेयर कर देता हूँ, फिर से एक बार खुद से रीड करना और क्वेश्चन जरूर कर लेना, बस ये रिक्वेस्ट है। सारा का सारा चैप्टर का क्वेश्चन करते रहो, कंपनी लॉ इजी लगने लगेगा सर, एकदम सिंपल। ओके सर, टाटा, बाय बाय। बाय सर। ओके सर, थैंक यू। सर बोलो सर। साक्षी सर सर একটা ডাউট ছিল।